क्योंकि हो सकता है कि आप खाली दौड़ने में ही लगे हों और रेस जीतना चाहते हों, पर उस दौरान बनाए गए मंदिरों पे भी आपका ध्यान जाना चाहिए। वहाँ के पुजारियों को भी आपकी आवश्यकता पड़ सकती है और पड़नी ही चाहिए और पड़ता ही है और आपको जाना ही होगा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने लग्न, नवमांश और दशमांश, साथ ही साथ चलित चक्र का जिक्र करूंगा, चतुर्विशांश भी बताऊंगा। तो बन के रहिए। जातक का नाम अथर्व था और लग्न कुंडली का मैंने कल विश्लेषण कर रखा है। आज अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात इनकी माताजी से हुई, बड़ी प्रसन्न थी और उन्हें अच्छा भी लगा है कार्यक्रम। सबसे अच्छी बात आप लोगों को जो मुझे ये लगती है कि आप लोग इंतज़ार करते हैं और विश्लेषण देखते हैं, पर फिर भी कम है, इसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और निस्संदेह मैं ये बात कहता हूँ कि मैं सिर्फ जिक्र नहीं करता, दरअसल अध्ययन भी करने की इच्छा रखता हूँ और कुंडलियों के देखने का क्रम कभी तोड़ना नहीं चाहता। आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कल रविवार के कार्यक्रम के लिए ज़रूर दीजिएगा और कल का कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लग्न, नवमांश और दशमांश, साथ ही साथ चतुर्विशांश भी बताऊंगा, महादशा के बारे में भी चर्चा होगी आज। बने रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न कुंडली में सूर्य के बारे में मैंने कल चर्चा कर रखी थी। यहां पे एक स्थिति, यहां पे 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, राहु, गुरु और मंगल। वहां पे गुरु नीच के हैं, पर उनका निश्चत्व भंग भी हो रहा है। व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या स्वास्थ्य में कर सकते हैं, क्योंकि लिवर का कारक और कहीं ना कहीं रक्त आदि की समस्याएं भी वहां पे दिख रही हैं। व्यक्ति को पेट में एसिडिटी, कब्जियत, जलन आदि की शिकायतें होती हैं। बाजार के सामान से व्यक्ति को बच जाना चाहिए। ये तो स्वास्थ्य की बात रही। लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा है तो व्यक्तित्व बेहतर बनाएगा, गणितीय पक्ष मजबूत रहेगा। पर यहाँ पे 8 नंबर के भाव में जहां 10 नंबर की राशि मकर की बनी है, यह मूलतः काल पुरुष की कुंडली में 10वें स्थान की राशि होती है। कर्म स्थान का अधिपति या कर्म स्थान की राशि अष्टम भाव में बन गई और वो होता है खोज और बीन करने वाला भाव। वहां पे राहु बैठे हैं जो व्यक्ति के अंदर ऐसी प्रवृत्ति जागृत करेंगे। उसमें गुरु ज्ञान के कारक होकर के बैठे हैं नीच के। उच्च का मंगल बैठा है और वहां पे सूर्य भी बैठे हैं। इन सारे ग्रहों में मैंने कल बात करी थी कि सूर्य की स्थिति मजबूत देखी जा रही है। इतने सारे ग्रहों के एक साथ बैठने का प्रमाण और प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में जा सकता है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जा सकता है, प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में जा सकता है, साइंटिफिक क्षेत्रों में जा सकता है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जा सकता है, क्योंकि राहु बैठा है और राहु होता है रेंग करके चलने वाला जीव। एक ऐसा जीव जो रेंग करके चलता है, मगरमच्छ की भांति। और वहां पे मकर राशि बनी है। जरा गौर करिए, ये ऐसी राशि है जो मकर से प्रभावित है और वो चुपचाप एकदम शांत रहता है और अपना काम करता जाता है। मकर राशि के बैठे होने के राहु और गुरु और मंगल का प्रभाव यहां पे व्यक्ति को तीव्र खोजबीन करने वाला, व्यक्ति को वायुयान से संबंधित क्षेत्रों में जाने का अगर मन होगा तो भी जा सकता है, स्पेस से संबंधित क्षेत्रों में जाना चाहता है तो जा सकता है, हवाई जहाज के क्षेत्र में मैंने बात करी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में जा सकता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई नया रिसर्च करना चाहता है तो जा सकता है, आर्किटेक्ट वगैरह का काम व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता है। ये बातें बनती हैं। अब इसी चीज को मैं आपको नवमांश में बता देता हूं। यहां पे सूर्य बनते थे तृक भाव के अधिपति, यहां वो लाभ भाव के अधिपति होकर के 10वें स्थान में दिग्बली हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात हो रही है, जो कि सूर्य की स्थिति को लग्न से ज्यादा नवमांश में मजबूत करते हुए देखे जा रहे हैं। यहां पे वो सूर्य गुरु से केंद्र में, लग्न से केंद्र में चंद्रमा और गुरु और साथ ही साथ दिग्बली होकर के सूर्य बैठे हैं। ये व्यक्ति के दाम्पत्य के जीवन को बेहतर कर रहे हैं और व्यक्ति के दाम्पत्य के सुख को बेहतर बनाने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में कैरियर का लाभ भी मिलता देखा जा रहा है। इस चीज में बल राहु का मिलेगा, क्योंकि वो यहां पे उच्च का हो रहा है और ऐसी स्थिति में कि राहु वर्गोत्तम हो जाएंगे तो सर्वोत्तम परिणाम देने वाले देखे जा रहे हैं। यहां पे जन्म कुंडली में अगर देखता हूं
तो थोड़ी सी चर्चा दाम्पत्य के सुख पे कर लूं तो चतुर्थ स्थान का अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में बुध के साथ बैठा है, जो कि भाग्य का अधिपति है। ये एक अच्छी बात है। अब यहां पे 2-3 बात और समझाता हूं। जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा का यहां बैठना और मंगल का यहां से अपने भाव से पंचमस्थ जाना और मित्र की राशि में जाना, साथ ही साथ यहां पे अगर देखता हूं तो यहां के अधिपति गुरु जाकर के अपने भाव से पंचमस्थ और गुरु और मंगल का एक दूसरे के साथ परिवर्तन में जाना। अब नक्षत्र को समझिए। गुरु इनकी कुंडली में नक्षत्र के हिसाब से बैठे हैं कृतिका में, नवमांश में ये गुरु कृतिका के हो रहे हैं और चंद्रमा हो रहे हैं अश्विन नक्षत्र के। पत्नी थोड़ी सी कंफ्यूजन में रहेगी, समझदार होगी पर मुंहफट होगी, चंचल मानसिकता हो सकती है उसकी, दिव्य नेत्र होंगे, सुंदर कपोल होंगे और व्यक्ति विद्वान होगा। जो इनकी पत्नी बनेगी वो विदुषी हो सकती हैं, समझदार भी होंगी, क्योंकि गुरु और चंद्रमा का प्रभाव लग्न पे है और लग्न में एक शुभग्रह शुक्र की राशि के बनने के कारण और वहां का अधिपति 12 में गया है, तो सैया सुख का संपूर्ण लाभ भी देखने को मिल रहा है। शुक्र 12 में है तो हो सकता है कि वो थोड़ी खर्चीली सी हो सकता है कि उसके पास काम की अधिकता हो या काम आतुरता ज्यादा हो, ये बात भी बनती है। चंद्रमा देख रहा है तो शीत जनित बीमारियां या शीत प्रधान बीमारियां हो सकती हैं। सुख भाव का अधिपति अपने भाव से शनि पीछे गए हैं, पर यहां के अधिपति के साथ उनका संबंध बन रहा है, क्योंकि मंगल यहां के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं पंचम भाव में, शनि की राशि में। शनि की वहां पे स्थिति भी बन रही है और गुरु की राशि में शनि और गुरु मंगल की राशि में। ये स्थितियां जन्म कुंडली में दाम्पत्य के सुख को दिलाने वाली और साथ ही साथ जन्म कुंडली में बुध के साथ शनि की स्थिति बनने के कारण दाम्पत्य का सुख देखा जा रहा है, क्योंकि चतुर्थ के अधिपति शनि और भाग्य के अधिपति बुध ये दोनों एक साथ बैठे हैं। वक्री हैं शनि, इस वजह से कभी कभी दाम्पत्य में वो एक सामान्य सी जो बातें होती हैं वो घटित होंगी, पर गुरु चंद्रमा उसको फुल सपोर्ट करेंगे और बेहतर परिणाम भी देने वाले बन रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, जो कि लाभ की स्थितियों को दिखा रहे हैं। लाभेश के साथ गुरु का संबंध केंद्र के होने के कारण यह क्षेत्र बेहतर बन रहा है और व्यक्ति को बेहतर तरीके से कैरियर का लाभ देने वाला देखा जा रहा है। लग्न कुंडली में उच्च के शुक्र थे और वो बैठे थे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। अब जरा विचार करिए तो ये स्थिति नवमांश में देखते हैं तो नवमांश में शनि की उच्च राशि बन रही है और वो शुक्र को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, जहां वो नीच के हो रहे हैं ये स्थिति, और शनि यहां पे बैठे हैं धनु के होकर के। कहीं ना कहीं ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं कैरियर के दृष्टिकोण से, तो शुक्र बैठे थे शनि के नक्षत्र में और शनि यहां पे गुरु के राशि में बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के ज्ञान का पक्ष मजबूत ही होता रहेगा, कमजोर नहीं है। व्यक्ति को कैरियर का लाभ मिलता रहेगा, कमजोर नहीं है। शनि, सूर्य, गुरु और मंगल ये सब जितने भी ग्रह हैं कुंडली में, वो सारे के सारे जातक के कैरियर को मजबूती ही दिला रहे हैं। अब आगे इनकी कुंडली में दशमांश की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। डिटेन चार्ट अगर मैं इसको बोलूं तो यहां 3 नंबर लिखा है। दशमांश कुंडली में यहां 3 नंबर लिखा है लग्न में, और यहां के अधिपति होकर के बुध सुख भाव में बैठे हैं। ये अच्छी बात है, व्यक्ति को कैरियर का सुख मिलेगा, क्योंकि दशम स्थान का लग्न का अधिपति चतुर्थ में बैठ करके दशम स्थान को देख रहा है और वो है बुध। 3 नंबर की राशि बनी, 6 नंबर में बैठा है, दशम स्थान को देखेगा, दशमांश की बात। और वहां पे पंचम भाव में शुक्र की राशि बनी है। दशमांश कुंडली में पंचम भाव में 7 नंबर लिखा है, जहां के अधिपति होकर के शुक्र गुरु के साथ बैठे हैं अष्टम भाव में। ये स्थितियां भी व्यक्ति के रिसर्च के क्षेत्र में जाने को प्रमाणित कर रही हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में पंचम का अधिपति अगर अष्टम में जाए तो व्यक्ति को उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ जाना चाहिए, व्यक्ति को रिसर्च आदि के क्षेत्र में काम करने के अवसर प्राप्त होते हैं। गुरु है वहां पे बैठा हुआ, वहां भी मंगल की राशि बनी है, ठीक इसी तरीके से दशमांश कुंडली यही बनती है, तो ये क्षेत्र भी बड़ा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि वहां पे भी गुरु उसके ज्ञान में वृद्धि ही करने वाले हैं, क्योंकि दशमांश कुंडली में शुक्र यहां के अधिपति बनते हैं और वो गुरु के साथ अष्टम में जा रहे हैं। ज्ञान का कारक ज्ञान के अधिपति के साथ अगर बैठेगा तो व्यक्ति के ज्ञान में अभिवृद्धि करने वाला ही होगा और व्यक्ति को ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग भी प्राप्त करेगा। यह बात यहां से डरने वाली नहीं बल्कि खुश होने वाली है।
दशमांश कुंडली में दशम स्थान का अधिपति गुरु बनते हैं, वहां के अधिपति होकर के वो अष्टम भाव में गए हैं, पर शुक्र के साथ जो कि पंचम भाव का अधिपति है बैठे हैं, तो ये योग कारक दोनों ग्रह हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के कर्म के सेक्टर को मैं कमजोर नहीं कहूंगा और निस्संदेह व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इस कर्म में अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एक बार मैं चलित कुंडली की बात कर लेता हूं। चलित कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, यहां पे शनि आ रहे हैं, चलित कुंडली में ये शनि यहां पे आते दिख रहे हैं, और सूर्य, राहु और गुरु यहां आ रहे हैं, मतलब भाग्य भाव में, और शुक्र यहां पे यहीं के बैठे हैं, मंगल और बुध यहां, मतलब बुध जो हैं वो सप्तम भाव से हट करके चलित कुंडली में अष्टम में जा रहे हैं। इसका प्रभाव बताता हूं। मैंने क्या कही बात कि चलित कुंडली में ये शनि यहां से उठ करके यहां का फल कर रहे हैं, ये बुध यहां से उठ करके यहां का फल कर रहे हैं, सूर्य, राहु और गुरु तीनों भाग्य भाव में आ रहे हैं, पर चलित कुंडली में मंगल और बुध एक साथ जा रहे हैं। ये स्थितियां चलित कुंडली में बन रही हैं। चंद्रमा यहीं के यहीं और केतु का स्थान परिवर्तन होकर के वो पराक्रम में जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाने की स्थितियां जहां शनि पैदा करेंगे, माता के स्वास्थ्य में कभी कभी मांसपेशियों का दर्द कभी कभी पैदा करेंगे, कभी कभी व्यक्ति माता की बातों को नहीं मानेगा, माता अनुशासन प्रिय और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं अपने बच्चे को लेकर के, पर कई बार उसका वो लाभ नहीं उठा पाता है। माता सरकारी क्षेत्रों से काम करने वाली, सरकारी क्षेत्रों में अपने बच्चे को भेजने वाली और ऐसी स्थितियों को प्रयास में रखने वाली होती हैं। यहाँ पे सूर्य, राहु और गुरु बैठेंगे तो व्यक्ति को भगवत भक्त बनाएंगे, पूजा पाठ, मंत्र, स्तोत्र आदि का पाठ करने वाला बनाएंगे, धार्मिक चीज़ों को समझने वाला, धर्म का आदर करने वाला, सम्मान करने वाला। और बुध जब अष्टम भाव में जाएंगे मंगल के साथ तो व्यक्ति के जीवन में क्रिएशन को जोड़ने वाले हो जाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव क्रिएटिविटी का होता है, उसका ग्रह बुध होता है। मंगल उच्च के होंगे वहां पे तो उसको बल देने का प्रभाव करेंगे, उसमें ऊर्जा डालेंगे, और साथ ही साथ वो चूंकि बनते हैं लाभ के अधिपति, उच्च के होकर के बैठे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अगर व्यक्ति अपने काम में अपने क्रिएटिविटी को दिखाएगा तो निस्संदेह उससे लाभ भी जुड़ जाएगा। क्लियर है? ये बात यहीं पे खत्म करता हूं। अब आपकी कुंडली में मैं नवमांश के बाद आपकी कुंडली के लिए मैं थोड़ी सी चर्चा चतुर्थांश की कर देता हूं। D4 चार्ट जो भाग्य के लिए देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य का कितना सपोर्ट मिलेगा, वहां पे मिथुन राशि बनी और यहां भाग्य भाव के अधिपति शनि जाकर के 12 में बैठे हैं। विदेश जाए, बाहर निकले घर से दूर। और एक बात बता देता हूं तो बेहतरीन है ये स्थिति। क्यों ऐसा? क्योंकि D4 चार्ट में शुक्र यहीं उच्च के हैं और बुध भी यहीं बैठा है, जहां बुध उच्च के और शुक्र भी उच्च के और दोनों केंद्र में, तो अद्भुत है और बेहतरीन तरीके से व्यक्ति जीवन जिएगा। निस्संदेह अगर ग्रह होते हैं और अगर ज्योतिषी जैसा कोई क्षेत्र होता है, अगर ग्रह अपना परिणाम करते हैं, तो व्यक्ति की कुंडली में कहीं से भी समस्या वाली कोई बात नहीं बन रही है। और मैं ये हर तरीके से देख रहा हूं, क्योंकि D4 चार्ट में भी मिथुन का बनना, जन्म D4 चार्ट में लग्न के अधिपति बुध भद्रयोग लगा रहे हैं, शुक्र उच्च के दशम स्थान में बैठे हैं, व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान, यश, कीर्ति को दिखाने वाले बना रहे हैं। बाहर व्यक्ति को भेज रहा है भाग्य, अगर बाहर जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट देखने को मिल रही है D4 चार्ट में, इसको समझना होगा। भाग्य को थोड़ा सा और प्रबल बनाने के लिए व्यक्ति को पिता का आदर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं, जो उनको पसंद नहीं है, वो राशि थोड़ी सी कमजोर होती है। व्यक्ति की कुंडली में मंगल के बाद राहु की दशा 2025 में आएगी। अष्टम के राहु कई बार व्यक्ति को हतोत्साहित भी करते हैं, और व्यक्ति जब एक बार ऊर्जा से हीन हो जाएगा तो कई बार वो श्रीहीन हो जाता है। श्रीहीन होने का मतलब है होता है कि व्यक्ति कई बार अपने निर्णयों के कारण और गलत निर्णयों को लेने के कारण, क्योंकि वो बुध से प्रभावित है, निर्णय लेने से पहले वो सोचता और विचारता नहीं है। और अष्टम भाव में गुरु और बुध भी कहीं ना कहीं अष्टम के परिणाम को दे रहे हैं, चंद्रमा भी 12वें गए हैं। इस वजह से व्यक्ति को निर्णायक जगहों पे तकलीफ होती है, कष्ट होती है, और ऐसी स्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ व्यक्ति को निस्संदेह प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए और प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ये स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही हैं। दाम्पत्य बेहतर है, खराब नहीं है। कैरियर मैंने बता दिया। भाग्य के बारे में मैंने चर्चा करी, भाग्य फुल सपोर्ट में है। दशमांश भी ठीक बन रहा है।
यहां पे अगर नौमांस की बात करता हूं तो यहां पे बात कर चुका हूं कि लग्न के अधिपति बनते हैं शुक्र, वो 12वें गए हैं, सैया सुख का संपूर्ण लाभ मिलेगा, पत्नी सुंदर और खर्चीली मिल सकती हैं, ये बातें बनती हैं। अब तो कुछ बात छूटती नहीं है। इनकी कुंडली में दशाएं कौन कौन सी अच्छी रहने वाली हैं ये बता देता हूं। इनकी कुंडली में दशा अच्छी रहने वाली है मंगल, मंगल की दशा अच्छी रहेगी, शुक्र की दशा भी अच्छी रहेगी, चंद्रमा, शनि और गुरु की दशाएं अच्छी रहने वाली हैं। मतलब अच्छी कहने का मतलब क्या है कि वो दशाएं ऐसी जाएंगी जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित ना करे और परेशान ना करे, वो आसानी से व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव ना करते हुए यूं निकल जाएंगी। पर जो दशा इनके जीवन में यादगार होने वाले हैं वो राहु, केतु और सूर्य की दशाएं। राहु अष्टम में बैठा है, ये यादगार रहने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव और जीवन में ड्रामेटिकली बहुत बड़ा एक लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे बदलाव आने वाला है राहु की दशा में। उसके बाद केतु की दशा भी व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित समस्याओं को खत्म करने वाली, बड़ा दारोमदार देने वाली, कोई नए प्रोजेक्ट मिलने की स्थितियां केतु की दशा में हो सकती हैं। राहु और केतु की दशा में ही व्यक्ति के भटकने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य बनते हैं पराक्रम के अधिपति, ये दशा भी आपके जीवन में मेहनत ज्यादा करवाएगी, पर इस दशा में किए गए परिणाम हो सकता है कि मंगल की दशा, शुक्र, चंद्रमा, शनि, गुरु और बुध की दशा में देखने को मिले, ये बात बनती है। आपकी कुंडली में षडबल में सबसे बलवान बन रहे हैं शुक्र, उसके बाद दूसरे सबसे बलवान ग्रह षडबल में बुध बन रहे हैं, और सबसे कमजोर ग्रह के रूप में अगर मैं जिस ग्रह को देख रहा हूं षडबल में तो वो गुरु बन रहे हैं। पर वो भाव ऐसे लेकर के बैठे हैं। बाकी चतुर्विशांसा में भी अगर मैं देखता हूं तो आपकी कुंडली में वो भाव कमजोर नहीं हो रहा है। चतुर्विशांसा कुंडली में भी लग्न में बुध की राशि बनती है कन्या राशि, D24 चार्ट जो विद्या के लिए देखा जाता है, तो D24 चार्ट में यहां पे कन्या राशि बनती है। लग्न के अधिपति बुध जाकर के दशम स्थान में वो उनका कारक प्रभाव और क्षेत्र होता है, बहुत बढ़िया। और वहां पे पंचम भाव के अधिपति बनते हैं शनि, और वो जाकर के जन्म कुंडली में गुरु के साथ बैठे हैं त्रिकोण में, त्रिकोण में। तो जरा गौर करिए, तो व्यक्ति के विद्या अध्ययन में भी मैं कभी भी कमजोरी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि कन्या राशि यहां D24 चार्ट में बनती है और यहां पे बनेगी जन्म कुंडली में शनि की राशि, वो जाकर के गुरु के साथ बैठे हैं जो कि शुक्र की राशि में बैठे हैं। यहां 10 नंबर लिखा है और यहां 2 नंबर लिखा है D24 चार्ट में, और यहां का अधिपति शनि जाकर के यहां बैठा है, ये बेहतर होगा और सबसे ज्यादा अच्छी बात है। हर जगह आप जरा गौर करें तो जातक की कुंडली में प्रत्येक जगह गुरु का जो संबंध बन रहा है वो पंचम भाव के अधिपति के साथ बन रहा है। ये सबसे अच्छी बात है, और ये सबसे अच्छी बात है, और ये सबसे अच्छी बात है। नीच का ग्रह है तो सामान्यतः मेहनत ज्यादा करवाएगा। हो सकता है कि व्यक्ति कई बार जिस शिक्षक पे ज्यादा भरोसा करता हो या जिस विषय पे भरोसा ज्यादा करता हो उसमें अंक कम आ जाए। हो सकता है व्यक्ति परीक्षा से पहले ये सोचता हो कि नहीं ये मेरा चैप्टर बहुत क्लियर है, पर उसी चैप्टर से सवाल ज़्यादा आ जाएं और वही उसके सबसे बड़े कन्फ्यूज़न का कारण बन जाए। हो सकता है व्यक्ति को चीज़ें टाइम पे याद ना रहे क्योंकि बुध भी अष्टम में जा रहा है। हो सकता है व्यक्ति निर्णय लेने से पहले या ऑप्शन जैसे ही देखता है तो कंफ्यूज होकर के कई बार गलत निर्णय ले बैठता है। टाइम पे चीज़ें भूल जाने की स्थितियाँ बनती हैं। व्यक्ति सही और गलत में पहचान नहीं कर पाता है। ये सब सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में हो सकती हैं। इसी को ठीक करने के लिए जातक को सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए। क्लियर हो गई होंगी बात? अब तो कुछ भी नहीं बताऊंगा, बातें खत्म हो गई हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाने से पहले एक बार फिर से बात करता हूं कि ये जो जीवन है, ध्यान से समझिएगा, ये जो जीवन है वो रेस है। यहाँ हम दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हैं, आपके पति भी दौड़ रहे हैं, आपकी पत्नी भी दौड़ रही हैं, आपका बच्चा भी दौड़ रहा है और आप भी दौड़ रहे हो। और इस रेस में सबकी अपनी अपनी चाल है, सब कोई अपनी अपनी स्पीड से चल रहा है। पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस रेस में सिर्फ दौड़ रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस रेस में सिर्फ दौड़ रहा है, आजू बाजू नहीं देख रहा है। और ये आजू बाजू देखने का मतलब है कि आपके रास्ते में, आपके मार्ग में मंदिर स्थापित किए गए हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, जैसे बद्रीनाथ, जैसे केदारनाथ, जैसे काशी विश्वनाथ, जैसे त्र्यंबकेश्वर, जैसे ओमकारेश्वर, जैसे कई ऐसे कितने सारे तीर्थ हैं, उनका दर्शन भी करना है। तो करके आइए और बताइए कहां गए, कहां घूमे और
खाली रेस ही पूरा कर रहे हैं या फिर दर्शन भी कर रहे हैं। आजू बाजू भी देखना जरूरी होता है कई बार, क्योंकि अंतिम में जब जाएंगे और रेस फाइनल जीत जाएंगे तो पता चला कि जिसका पैमाना था उसमें यह भी जुड़ा हुआ था कि आप दौड़ते दौड़ते कितने मंदिरों का दर्शन कर आते हैं, और अगर एक भी मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे तो फिर वो परिणाम नहीं मिलेगा, आप रेस के फाइनलिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो जरा विचार कर लीजिएगा ये बात मैं कितनी सही बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप खाली दौड़ने में ही लगे हों और रेस जीतना चाहते हों, पर उस दौरान बनाए गए मंदिरों पे भी आपका ध्यान जाना चाहिए। वहाँ के पुजारियों को भी आपकी आवश्यकता पड़ सकती है और पड़नी ही चाहिए और पड़ता ही है, और आपको जाना ही होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।